हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के उस इम्पोर्टेंट पेपर की जो कि आपको प्री बोर्ड 2026 में पूरा के पूरा पेपर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस पूरे पेपर को अपनी कॉपी पर छाप कर आना है तो इस पेपर को बिल्कुल अच्छे से देख लें, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और इससे आपको पूरा 70 में से 70 नंबर का मिलने वाला है। तो आइए अब हम देरी ना करके पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवत दर्पण आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल, ऑप्शन डी या तो समतल अथवा या उत्तल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण? नंबर ए जरा दूरदृष्टिता, नंबर बी समंजन क्षमता, नंबर सी निकट दृष्टि दोष और नंबर डी दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। दोस्तों तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला समंजन क्षमता। तीसरे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा गया या 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर अपॉन आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 25 डी यानी कि 25 वाट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। ये आपके लगभग सब क्वेश्चन में आपको कराऊंगा एक एक करके, बस ध्यान से देखते जाएं और वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? तो पहला हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दूसरा हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी हो जाएगा बाएं हाथ के अंगूठे का नियम और डी हो जाएगा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जी हाँ दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध जल का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? याद रहे दोस्तों 7 होता है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? जो कि अभिक्रिया आपको दे रखी है, आपको बताना है इस अभिक्रिया में से कि ये किस टाइप की अभिक्रिया है। BaCl2 प्लस H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो BaSO4 बनता है और HCl बन जाता है। इसमें आपका ऑप्शन है योगात्मक अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है, देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? याद रहे दोस्तों, सबसे पहले प्रयोगशाला में जो कार्बनिक यौगिक बना था वो बना था आपका यूरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। याद रहे सबसे पहला कार्बनिक यौगिक लैब में बनने वाला, प्रयोगशाला में बनने वाला NH2CONH2 था। नेक्स्ट है, एल्केन एक सामान्य सूत्र है। एल्केन एक सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, C2H4। तो एल्केन के लिए ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, ये एल्केन हो जाएगा, ये एल्कीन हो जाएगा और ये एल्काइन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या है?
सिनेवार का रासायनिक सूत्र HgS HgO CuFeS2 CuCO3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर सभी लोग मानते हैं और जानते भी हैं, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाएगा, सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। पादप में, जंतु में, ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होता है बी। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, इनमें से सभी। ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी पुंकेसर। तो याद रहे पुंकेसर में ही हमारे ये जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन, थायरोक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, ध्यान से देख लेते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में होता है, वृषणकोश में होता है, शुक्रवाहिनी में होता है या वृषण में होता है? तो दोस्तों याद रहे, स्पर्म का निर्माण जो होता है वो वृषण के अंदर, या फिर हम वृषण को क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं अपनी माता से, अपने पिता से, ए और बी मतलब माता और पिता दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, जिसमें से एक एक्स किससे आता है? माता से आता है, और दूसरा एक्स किससे आता है? पिता से आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से कौन एक उत्पादक है? निम्न में से कौन एक उत्पादक है? जीवाणु, हरे पौधे, कवक, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो उत्पादक है वो हमारा क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन। वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है? एवेस्किस अम्ल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा होगा पहला वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं जो आपको प्री बोर्ड 2026 में 20 के 20 मिलने वाले हैं, बल्कि यही पेपर आपको मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से हम पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन हम देखेंगे पार्ट बी वर्णनात्मक, यानी कि फिजिक्स के पार्ट की बात करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में, एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है, दीप्त तंतु की लंबाई, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु भी हो जाएगा। वस्तु की लंबाई 4 मिलीमीटर है। यहाँ तंतु जो लिखा है दोस्तों, यहाँ भी हम क्या मान लेंगे? वस्तु मान लेंगे। 4 मिलीलीटर है। वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए कितने फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, और हमारा ये 5 मीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि ये हमारा वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। हमसे पूछा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर u की वैल्यू नहीं है, मतलब वस्तु की दूरी नहीं है। तो हमको यहाँ से दो चीजें फाइंड करनी होंगी, एक तो निकालना होगा u और एक निकालना होगा दोस्तों क्या? f। अब इसको निकालने के लिए आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले वस्तु की जो लंबाई है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 mm, और 4 mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो मैंने कर लिया है। प्रतिबिंब की लंबाई जिसको h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर।
और प्रतिबिंब की दूरी कितनी दे रखी है, -5 mm, मतलब मीटर में दिया है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -500 सेंटीमीटर। हमसे फाइंड क्या करवाया है, एक तो हमको निकालना है यहाँ पर वस्तु की दूरी और एक निकालना है फोकस दूरी। तो वस्तु की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला है आवर्धन। तो आवर्धन की यहाँ से हम क्या करेंगे, गणना करेंगे, और आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, m बराबर h डैश अपॉन h। एच डैश की वैल्यू हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, हमने लगा दी 40 सेंटीमीटर, और एच की वैल्यू है 4.0, तो नीचे लगा, सॉरी 0.4 ये वाली लगाएंगे क्योंकि ये तो मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये वैल्यू लगा देंगे यहाँ। पॉइंट से जब हटाएंगे पॉइंट तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, और 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, वो भी किसका, माइनस का। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, जबकि एक फॉर्मूला और होता है m बराबर माइनस का b अपॉन यू। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, u को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास है और b की वैल्यू भी हमारे पास दे रखी है, -500 सेंटीमीटर। यहाँ से u हम निकाल लेंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास v की वैल्यू भी हो गई, u की वैल्यू भी हो गई, और f तो हमें निकालना ही है। फॉर्मूला लगा देंगे, दर्पण का उपयोग करने के लिए, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र, और सूत्र हम क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर, अब v की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही थी कितनी, -500, तो हमने लगा दी -500, प्लस u की वैल्यू कितनी लगाएंगे, -5 लगा दिया, -5। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या करेंगे, 500 को 5 से भाग दे देंगे, तो ऊपर आ जाएगा -1 और -100, नीचे आ जाएंगे 500, तो ऊपर कितना हो जाएगा, -101 अपॉन 500। अब 500 को जब ऊपर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा -101, और 500 को जब -101 से हम भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4.96 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर। एक तो हमसे 2 नंबर में ये पूछा था, जो कि आपके 2 नंबर यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। 2 हमसे पूछे थे जो, वो 2 नंबर हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आ गया है। दूसरा पॉइंट हमसे एक और पूछा है, तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे सेकंड चीज भी पूछी है, और सेकंड चीज पूछने के लिए मैंने यहाँ पर सेकंड चीज को भी निकाल के रख दिया है। तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो फार्मूला वही लगाएंगे आवर्धन वाला, m बराबर एच डैश अपॉन एच। एच डैश की वैल्यू हमारे पास हमें मालूम है कितनी है, और एच की वैल्यू भी हमें गिवन है, दोनों की वैल्यू लगाएंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 2 नंबर में हमसे तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करना 2 नंबर में पूछा था, और 2 नंबर में इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया था ये वाला, ये पूरा के पूरा न्यूमेरिकल भी हमसे 2 नंबर में पूछा था। तो दोस्तों यहाँ से आपके 4 नंबर के ये हो चुके हैं, और 20 आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। एक तो ये पूछा है कितने नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। और फिर क्या पूछा है, प्रिज्म से सफेद प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है। यानी कि आपसे 2 चीजें पूछी हैं, और दोनों की दोनों 2 नंबर में पूछी हैं। चलिए इसको भी हम आपको आंसर इसका बताते हैं क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला आंसर आपका होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण बताइए। तो सबसे पहला उदाहरण हो जाएगा आकाश का नीला दिखना। आकाश का नीला दिखना भी किसका उदाहरण होता है, प्रकीर्णन का उदाहरण होता है। नंबर 2, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर आपके यहाँ से भी क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट है, जो कि इसी का सेकंड पार्ट है, प्रिज्म में अधिकतम विचलित रंग, प्रिज्म में अधिकतम विचलित रंग या विचलित वाला रंग कौन सा होता है। तो सफेद प्रकाश की किरण किरण सफेद प्रकाश की एक किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग में होता है। तो यहाँ से हमको पता लग चुका है कौन से रंग में विचलन होता है, सबसे अधिक बैगनी रंग में विचलन होता है। तो दोस्तों 2 नंबर में हमसे यहाँ से ये चीज पूछी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और उसमें क्या पूछा है हमसे, कौन सा क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। एक तो हमसे ये चीज पूछी है कितने नंबर में, 2 नंबर में, और दूसरा हमसे पूछा है प्रतिरोधकता का मात्रक लिखिए। क्या पूछा है, प्रतिरोधकता का
मात्रक लिखिए और ये भी कितने नंबर में पूछा है, 2 नंबर में पूछा है। तो चलिए पहले तो हम इस न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और इस न्यूमेरिकल में साफ-साफ दे रखा है जो कि अब हम समझने वाले हैं। न्यूमेरिकल में दिया है जो 2 त्रिज्याएँ दी थी उनमें से R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 3 है, जिसमें R1 प्रतिरोध जो है ये तो त्रिज्याएँ हो जाएँगी, R1 त्रिज्या और R2 त्रिज्या और यह प्रतिरोध और प्रतिरोध की वैल्यू दे रखी है हमें 4.5 ओम। लेकिन सेकंड प्रतिरोध को हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला लगाएँगे R1 अपॉन R2 बराबर R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। 1 अपॉन R1 की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, तो जहाँ R1 था वहाँ लगा देंगे 4.5 और R2 तो हमसे ज्ञात ही करवाया है, तो हम R2 यहीं रखेंगे और R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर लगाएँगे, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगेगा। 3 का स्क्वायर लगाएँगे और फिर R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर लगाएँगे। जब इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4। जब 9.4 आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे दोस्तों अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 की जब R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इंटू 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4.5 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 इंटू 4 आ जाएगा। R को यहीं रख लेंगे, 9 जो है वो बराबर में उधर जाके 4.5 इंटू 4 के अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर अपॉन में आ गया हमारा 9। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 2 चलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि R2 कितने ओम आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा और यही हमारा आंसर था पहला वाला जो कि 2 नंबर में पूछा है। और दूसरे नंबर में हमसे पूछा गया था प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे यहाँ पर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन क्लियर हमारे हो चुके हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये न्यूमेरिकल और 2 नंबर का ये केवल मात्रक पूछा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि घरेलू विद्युत वितरण में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। ऑप्शन का भूसंपर्क तार और खा उदासीन तार। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम आपको अब बताने वाले हैं। सबसे पहला है अर्थिंग तार और अर्थिंग तार को ही भूसंपर्क तार कहा जाता है। भूसंपर्क तार एक सुरक्षा तार है जो आमतौर पर भारत में हरे रंग के इंसुलेशन के साथ पाया जाता है, जिससे बिजली के झटके से बचाव होता है। याद रखना, जो भूसंपर्क वाला तार होता है इससे जो बिजली का करंट होता है उससे बचा जा सकता है। और नंबर 2 जो हमसे पूछा है उदासीन, जिसको दूसरी भाषा में न्यूट्रल तार भी बोलते हैं। उदासीन तार परिपथ को पूरा करता है जिससे उपकरण से आपूर्ति तक धारा के लिए वापसी का मार्ग मिलता है। भारत में इसे आमतौर पर काले या नीले रंग से इंसुलेट किया जाता है। उदासीन तार का विभव कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आपको 2 नंबर में तो ये पूछा गया है और 2 नंबर में एक बात और पूछी गई थी इसी क्वेश्चन में जो कि इस तरीके से है, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला नंबर 1 हो जाएगा चालक की लंबाई पर, यानी ये R समानुपाती L, और दूसरा हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब R बाई त्रिमानुपाती L अपॉन A। तो ये 2 हमारे कौन हो जाएंगे, चालक के प्रतिरोध को निर्भर करने वाले कारक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे फिजिक्स के पार्ट जो कि फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी, जिसको बोला जाता है उपभाग। और इसमें भी हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। किसके नाम लिखवाना है, आईयूपीएसी नाम लिखवाना है। C3H7CHO, CH3COO, CH3CO, CH3 ये सब हमारे कौन है, यौगिक है। अब हम क्या करेंगे, इनका आईयूपीएसी नाम करेंगे। तो साफ साफ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले का नाम हो जाएगा C3H7CHO का ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनल, पहले का आईयूपीएसी नाम आपको मिल जाएगा। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा प्रोपेल टू ओन। ठीक है,
तीसरा हमारा क्या हो जाएगा हेक्सेनोल या फिर इसी को हेक्सेनॉल भी बोला जाता है। और फोर्थ नाम हमारा हो जाएगा ब्यूट-टू-आइन। दोस्तों ये 4 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि आपको प्री बोर्ड में पक्का मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्या है? देख लेते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। तो एक रिएक्शन दे रखी है Cu प्लस 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 Zn इजिकल टू Cu प्लस Zn प्लस प्लस। एक तो ऑप्शन में हमसे ये पूछा और दूसरा पूछा संक्षारण को दो उदाहरण देते हुए समझाइए। तो हम इन्हीं दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि दोनों दो दो नंबर में क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक तथा अपचायक रिएक्शन दे रखी है Cu प्लस 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 Zn इजिकल टू Cu प्लस Zn। तो इसमें क्या हुआ है, Cu प्लस प्लस से Cu में ऑक्सीडेशन संख्या +2 हुई है और +2 से कितनी हुई है, 0 तक घट रही है। और अगर ज्यादा से कम की तरफ जाती है तो वहां क्या होता है, अपचयन होता है। तो हम यहाँ से समझ रहे हैं Cu प्लस प्लस से Cu तक क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और Zn+2 में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और संख्या कितनी है, 0 से 2 तक बढ़ी है, यानी कि 0 से बड़ी है +2 में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है और अपचयन हुआ है। अब बात करते हैं वहीं पर सेकंड पॉइंट जो कि पूछा है संक्षारण क्या है। तो संक्षारण की परिभाषा की बात कर लेते हैं। धातुएं अपने आसपास के वातावरण के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने होने लगती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। और इनके दो उदाहरण भी पूछे हैं। तो उदाहरण में क्या लिख देंगे, लोहे में जंग का लगना और तांबे का हरा पड़ जाना। ये दोनों उदाहरण किसके हो जाते हैं, संक्षारण के दोनों उदाहरण हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपसे दो दो नंबर में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है और वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो भी समझ लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो आपको यहाँ पर 4 रिएक्शनें दे रखी हैं और इन चारों रिएक्शनों को आपको बैलेंस करके बताना है। ये चारों रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चारों रिएक्शन आपको करके आनी है। तो पहली रिएक्शन हो जाएगी 2H2O को जब हम गर्म करेंगे तो मरकरी बन जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगा। दूसरा Fe2O3 की रिएक्शन जब एल्युमिनियम से करेंगे तो Fe बाहर हो जाएगा और Al2O3 बन जाएगा। दूसरी रिएक्शन आपकी ये हो गई। और तीसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। चौथी रिएक्शन हमारी हो जाएगी Cu2S की रिएक्शन, जब Cu2O से जब कराएंगे तो 6 कॉपर बाहर हो जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पर बन जाएगा। ये चारों की चारों रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस करी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा बायो वाले पार्ट की तरफ। बायो वाले पार्ट में अब हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो सबसे पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो ये है, गर्भरोधक विधियां क्या होती हैं? गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण, यानी कि गर्भावस्था जो होती है उसको रोकने के लिए जो भी उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं वो सब गर्भरोधक विधियां कहलाती हैं। ठीक है, गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे दवाएं, प्रक्रियाएं या व्यवहार का वर्णन, ये सब क्या कहलाता है, गर्भरोधक विधियां कहलाती हैं। उनमें से कुछ विधियां इस प्रकार हैं, जैसे शारीरिक विधियां, हार्मोनल विधियां, प्राकृतिक विधियां और स्थायी विधियां। तो दोस्तों इनके बारे में आपको दो दो लाइनें सबके बारे में लिखकर आ जानी है। इन सबके बारे में दो दो लाइनें लिखकर आ जानी है। और ये क्वेश्चन आपसे कितने नंबर में पूछा है, 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है? जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। तो याद रहे, लिंग गुणसूत्र की बात अगर हम करते हैं तो मानव में करते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं या फिर हम बोल सकते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं या फिर हम 22 को 44 भी बोल सकते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। अब हम देख लेते हैं, मादा के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं और नर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं। इनके युग्मक बनाएंगे, दोनों अलग अलग कर लेंगे, एक्स उधर हो जाएगा, एक्स इधर हो जाएगा, इसके पास एक्स वाई है तो एक्स इधर और वाई इधर। इनके बीच में हम क्या कराएंगे दोस्तों, क्रॉस करा देंगे। और जब हम
इनके बीच में क्रॉस कराएँगे तो हमारी 4 संतानें बनेंगी और चारों संतानों में 2 मादा होंगी और 2 नर संतान होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? मानव में लिंग निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है पोषी स्तर, दूसरा है साइटोकाइनिन। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा-सा। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला पर परिस्थिति तंत्र में एक जीव द्वारा धारण की गई स्थिति है। यह दर्शाता है कि जीव अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? उत्पादक, उत्पादक में कौन आते हैं? पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? मांसाहारी। ठीक है दोस्तों। अब हमारा लास्ट बटा साइटोकाइनेन। साइटोकाइनेन क्या होता है? ये हार्मोन्स होते हैं और ये प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं, याद रखना। साइटोकाइनेन एक पादप हार्मोन्स होता है। ये कोश का विभाजन करता है। ये पौधों की वृद्धि और विकास करने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा के पूरा साइंस का सॉल्यूशन, पूरा के पूरा प्री बोर्ड 2026 में आया हुआ पेपर जिसका हमने आपको सॉल्यूशन दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और भी आपको अगर अच्छी-अच्छी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।